नमस्ते। आप सुन रहे हैं लीगल ज्ञान लाइब्रेरी, जहां कानूनी विचार और दर्शन का अद्भुत संगम मिलता है। नमस्कार। आज हम भारत के कानूनी इतिहास में एक बहुत बहुत बड़े मील के पत्थर पर बात करने वाले हैं। जी। 150 साल से भी ज्यादा पुराना भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, उसको अलविदा कह दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। और 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम अब बीएनएस कहेंगे। बीएनएस, हाँ। और देखिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है ना? ये हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने की एक कोशिश लगती है। हाँ, कोशिश तो यही है, काफी बड़ा बदलाव है ये। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। ये बदलाव क्यों लाया गया, इस नए बीएनएस कानून में असल में क्या बदला है, क्या सजाएं बदली हैं, क्या नए अपराध जोड़े हैं, और सबसे जरूरी, इसका हमारी जिंदगी पर, खासकर महिलाओं और युवाओं से जुड़े संवेदनशील कानूनों पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पूरी बातचीत के लिए हमने कई तरह के स्रोतों को खंगाला है। मतलब कानूनी विशेषज्ञों के विश्लेषण हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स और मीडिया रिपोर्ट्स भी। जी। ये हमें न सिर्फ बीएनएस के बदलावों की तस्वीर दिखाते हैं, बल्कि जो पेचीदा मुद्दे हैं, जैसे सहमति की उम्र, एज ऑफ कंसेंट, हाँ, एज ऑफ कंसेंट, और मैरिटल रेप यानी शादी के अंदर होने वाले यौन शोषण जैसे मुद्दों पर समाज में जो अलग अलग आवाजें हैं, जो तर्क हैं, उनको भी सामने रखते हैं। सही बात है, काफी बहस है इन मुद्दों पर। हमारा इरादा है कि इन भारी भरकम कानूनी बदलावों को आसान भाषा में समझें और देखें कि ये कागजी कानून जमीनी हकीकत, समाज की सोच और हमारे अधिकारों से कैसे जुड़ते हैं या शायद टकराते भी हैं। हाँ बिल्कुल, जुड़ते भी हैं, टकराते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले थोड़ा इतिहास समझना जरूरी है। आखिर आईपीसी इतने सालों तक क्यों चला, इसमें क्या था? बिल्कुल, देखिए, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड 1860 में लागू हुआ था, ब्रिटिश राज के दौरान। अच्छा, 1860। हाँ, इसे लॉर्ड मैकाले की अगुवाई वाले पहले लॉ कमीशन ने तैयार किया था। और सोचिए, 1.5 सदी से भी ज्यादा ये कोड हमारे देश का मुख्य क्रिमिनल लॉ बना रहा। 150 साल, बाप रे। जी। इसने चोरी डकैती से लेकर हत्या तक हर तरह के अपराधों को डिफाइन किया और उनकी सजा तय की। हाँ, समय के साथ इसमें संशोधन तो हुए, कई हुए, लेकिन जो मूल ढांचा था वो वही रहा। तो फिर इसे पूरी तरह बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? बीएनएस लाने के पीछे क्या सोच थी? देखिए, इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, ये बहुत पुराना था, औपनिवेशिक काल का कानून था। हाँ, अंग्रेजों के जमाने का। बिल्कुल। तो आजाद भारत की जरूरतें, हमारी सोच, उसके हिसाब से शायद ये पुराना पड़ चुका था। ओके। दूसरा, बदलते समय के साथ नए तरह के अपराध सामने आए हैं, जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़े अपराध, साइबर क्राइम वगैरह। वो तो है। फिर संगठित अपराध, आतंकवाद के नए रूप, जिन्हें आईपीसी ठीक से पूरी तरह कवर नहीं कर पा रहा था। अच्छा। और तीसरा, एक लक्ष्य ये भी था कि न्याय प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाया जाए, थोड़ा तेज किया जाए। बीएनएस को लाने का मकसद जो बताया गया है वो यही है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय समाज के मूल्यों के ज्यादा करीब लाया जाए और उसे मॉडर्न बनाया जाए। अच्छा, तो ये तो हुई वजह। अब आते हैं असल बदलावों पर। बीएनएस में क्या कुछ नया है जो हमें जानना चाहिए, खास तौर पे? देखिए, बीएनएस में कई अहम बदलाव हैं। सबसे पहले तो कुछ बिल्कुल नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिन पर अब ज्यादा सख्ती दिखाई गई है। नए अपराध जैसे? मिसाल के तौर पर संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हाँ, और आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट्स, इनके लिए अब बीएनएस में खास और कड़े प्रावधान हैं। मतलब पहले नहीं थे क्या ये? थे, लेकिन अलग-अलग कानूनों में थे। अब इन्हें मुख्य क्रिमिनल लॉ का हिस्सा बना दिया गया है और प्रावधान भी सख्त हैं। अच्छा। इनमें न सिर्फ ऐसे अपराध करना, बल्कि उनकी कोशिश करना, मदद करना, साजिश रचना, ऐसे गिरोहों का मेंबर बनना या अपराधियों को पनाह देना, सब पर गंभीर सजा का इंतजाम है। तो ये दिखाता है कि कानून अब इन नए जमाने के खतरों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। हाँ, ये तो जरूरी भी था। और आम अपराधों के बारे में क्या, जो रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं? हाँ, उनमें भी कुछ नया है। कुछ ऐसे अपराध जिन्हें हम रोज सुनते हैं, उन्हें भी ज्यादा स्पष्ट किया गया है, जैसे स्नैचिंग यानी झपटमारी। ओह हाँ, झपटमारी। उसे अब एक अलग अपराध के तौर पर डिफाइन किया गया है। पहले ये चोरी या लूट में आ जाता था, अब इसके लिए अलग सेक्शन है। अच्छा, और एक और बहुत चर्चित नई धारा है सेक्शन 69। सेक्शन 69
ये किस बारे में है? ये उन मामलों से जुड़ी है जहां शादी, नौकरी या प्रमोशन का झूठा वादा करके या अपनी पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाए जाते हैं। ओह, इसे अपराध माना गया है। इसका मकसद बताया गया है कि महिलाओं को धोखे से बचाया जा सके। हालांकि इस पर बहस भी खूब है कि ये कितना कारगर होगा या कहीं इसका मिसयूज तो नहीं होगा। ये तो है। दिलचस्प है कि जहाँ कुछ नया जुड़ा है, वहीं आईपीसी की कुछ पुरानी धाराएं हटा भी दी गई हैं। ये कौन सी हैं? हाँ, ये भी एक बड़ा बदलाव है। करीब 20 पुरानी धाराएं बीएनएस में नहीं हैं। 20? कौन कौन सी मोटी-मोटी? इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं आत्महत्या की कोशिश वाला सेक्शन, आईपीसी 309। अच्छा, सुसाइड अटेम्प्ट अब अपराध नहीं है। बीएनएस में नहीं है। फिर व्यभिचार यानी एडल्टरी, आईपीसी 497, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही असंवैधानिक करार दे चुका था। हाँ, वो तो खत्म हो ही गया था। जी, और सबसे विवादास्पद राजद्रोह यानी सेडिशन, आईपीसी 124A। सेडिशन वो हटा दिया। बीएनएस में वो सेक्शन नहीं है। हालांकि उसकी जगह एक नया सेक्शन है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले एक्ट्स की बात करता है, लेकिन राजद्रोह शब्द नहीं है। इस पर काफी अलग-अलग राय है, जाहिर होगी ही। कुछ इसे अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अच्छा मानते हैं तो कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हैं। ये तो अपराधों की बात हुई। सजाओं और जुर्मानों में भी काफी फेरबदल सुनने में आया है। ऐसा लग रहा है कि रवैया थोड़ा सख्त हुआ है सजाओं को लेकर। हाँ, ये कहा जा सकता है। बीएनएस में कई अपराधों के लिए सजा बढ़ाई गई है। करीब 83 अपराधों में जुर्माना काफी ज्यादा कर दिया गया है। अच्छा, कितना ज्यादा? पहले कुछ छोटे अपराधों में 10, 100 या 500 रुपए जैसे नाम मात्र के जुर्माने थे। अब वो हजारों में पहुंच गए, जैसे 1000, 5000, 10,000 रुपए तक। ओ, मकसद शायद यही है कि कानून का डर बना रहे, फाइन इतना कम ना हो कि कोई परवाही ना करे। और एक और अहम बात है, न्यूनतम अनिवार्य सजा यानी मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट। मैंडेटरी मिनिमम मतलब ये कि इसे 23 अपराधों के लिए लाया गया है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो जज को कम से कम उतनी सजा देनी ही पड़ेगी, उससे कम नहीं दे सकते। अच्छा, इससे तो जज का विवेक सीमित हो जाएगा। हाँ, यही इसकी आलोचना भी होती है कि हर केस अलग होता है। जज को हालात देखकर सजा तय करने की छूट होनी चाहिए। खैर, ये भी एक बदलाव है। लेकिन कुछ अच्छा भी है शायद, कम्युनिटी सर्विस जैसा कुछ। हाँ, वो एक नई और सकारात्मक चीज भी है। सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस को सजा के तौर पर शामिल करना। ये क्या है? 6 तरह के छोटे अपराधों के लिए, जैसे नशे में हंगामा करना या मानहानि, कुछ शर्तों के साथ अब जेल की बजाय समाज सेवा की सजा दी जा सकती है। अरे वाह, ये तो अच्छा है। हाँ, इसे सुधारवादी न्याय की तरफ एक कदम माना जा रहा है। और अगर किसी अपराध में पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचे, तब सजा का क्या प्रावधान है? उसमें भी सख्ती है। हाँ, गंभीर चोट के मामलों में सजा को काफी बढ़ाया गया है। अगर किसी हमले की वजह से पीड़ित को स्थायी विकलांगता यानी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या वो पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है। पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट मतलब ऐसी हालत जहां आप शरीर तो जीवित है पर दिमाग लगभग काम नहीं कर रहा है। ओह, बहुत गंभीर। जी, तो ऐसी स्थिति में दोषी को कम से कम 10 साल की कठोर सजा होगी, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। पहले कितनी थी? आईपीसी में ये सजा अधिकतम 7 साल थी, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, काफी बड़ा। इसी तरह लापरवाही से हुई मौत के मामलों में भी सजा बढ़ाई गई है, खासकर अगर आरोपी घटना के बाद भाग जाता है और पुलिस को सूचना नहीं देता। हिट एंड रन जैसे मामलों में। अच्छा, तो ये तो हुए कानून के तकनीकी पहलू। अब जरा उन मुद्दों पर आते हैं जो समाज में ज्यादा बहस छिड़ते हैं। जी, एक ऐसा ही मुद्दा है सहमति की उम्र यानी एज ऑफ कंसेंट का। 2012 के पॉक्सो कानून और 2013 के संशोधन के बाद इसे 16 से बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया था। हाँ, 18 साल। इसका मकसद तो बच्चों की सुरक्षा था, लेकिन जमीनी हकीकत क्या रही? कुछ मुश्किलें आईं। देखिए, इरादा तो नेक था, बच्चों को यौन शोषण से बचाना। पीओसीओ एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसी के लिए लाया गया। हाँ, लेकिन 18 साल की ये जो सख्त सीमा है, इसने कई मुश्किलें भी खड़ी की हैं, खासकर उन टीनेजर्स के लिए जो आपसी सहमति से रोमांटिक रिश्ते में होते हैं या यौन संबंध बनाते हैं। कानून की नजर में 18 साल से कम उम्र में सहमति का कोई मतलब नहीं है, लीगल कंसेंट नहीं मानी जाती। तो फिर नतीजा, कई बार जो असल में प्यार, रोमांस या घर से भागकर शादी करने का मामला होता है, वो भी पीओसीओ या बलात्कार के केस में बदल जाता है।
लड़के अपराधी बन जाते हैं, भले ही लड़की की पूरी सहमति रही हो और वो भी नाबालिग ही हो। ओह, ये तो गंभीर बात है। हाँ, और इसका एक और पहलू है। कानूनों में अनिवार्य रिपोर्टिंग यानी मैंडेटरी रिपोर्टिंग का नियम है, किसके लिए? खासकर अस्पतालों और डॉक्टरों के लिए। अगर कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की प्रेग्नेंट पाई जाती है या यौन संक्रमण का इलाज कराने आती है, तो डॉक्टर के लिए पुलिस को बताना जरूरी हो जाता है। अच्छा। इससे होता यह है कि किशोर, खासकर लड़कियां, अपनी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के लिए डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। क्यों? उन्हें डर लगता है कि बात पुलिस तक पहुंच जाएगी, घर में पता चल जाएगा, बदनामी होगी। दूसरी तरफ डॉक्टर और हेल्थ वर्कर भी कानूनी पचड़ों से बचने के लिए कई बार किशोरों को जरूरी सेवाएं देने से हिचकिचाते हैं। तो ये तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। मतलब एक तरफ बच्चों को बचाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ वही कानून अनजाने में किशोरों को उनकी सेहत और निजी फैसलों से जुड़े अधिकारों से दूर कर रहा है। हाँ, ये एक जटिल संतुलन है जिससे साध पाना मुश्किल हो रहा है। कानून सुरक्षा देना चाहता है, लेकिन वो किशोरों की बढ़ती समझ, उनकी मर्जी, उनकी ऑटोनॉमी और उनके रोमांटिक रिश्तों की सच्चाई को कहीं न कहीं नजरअंदाज करता दिखता है। ये स्थिति आप कह सकती हैं समाज की उन पुरानी सोचों को भी बल देती है जो शादी और परिवार के कंट्रोल को ज्यादा महत्व देती हैं, खासकर लड़कियों के मामले में। कानून और समाज की हकीकत के बीच एक फासला नजर आता है इसमें। बिल्कुल। इसी तरह का एक और बेहद संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है वैवाहिक बलात्कार, यानी कि मैरिटल रेप। हाँ। आईपीसी में बलात्कार की परिभाषा थी, हाँ। लेकिन उसमें एक अपवाद था। एक्सेप्शन 2। हाँ, एक्सेप्शन 2 कि पति अगर अपनी पत्नी जो 15 साल से ऊपर हो के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा। क्या बीएनएस ने इस स्थिति को बदला है? देखिए, बीएनएस में बलात्कार की जो परिभाषा दी गई है, धारा 63, वो काफी हद तक आईपीसी जैसी ही है। और दुर्भाग्य से वो जो वैवाहिक बलात्कार वाला अपवाद था, हाँ। वो बीएनएस में भी बना हुआ है। क्या अभी भी? हाँ, बस एक बदलाव किया गया है, पत्नी की न्यूनतम उम्र 15 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है। अच्छा। यानी अगर पत्नी 18 साल या उससे ज्यादा की है, तो पति द्वारा बिना सहमति के बनाया गया यौन संबंध अभी भी बीएनएस के तहत बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ कहा था, शायद मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ, वो जरूरी बात है। 2017 में इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था। क्या था वो फैसला? कोर्ट ने कहा था कि अगर पत्नी 18 साल से कम उम्र की है, तो पति द्वारा उसके साथ बनाया गया कोई भी यौन संबंध बलात्कार माना जाएगा, चाहे सहमति हो या ना हो। ये फैसला पीओसीएसओ कानून के साथ तालमेल बिठाने के लिए था। अच्छा, तो 18 से कम पर लागू है? जी, क्योंकि पीओसीएसओ 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ यौन संबंध को अपराध मानता है, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फैसला सिर्फ 18 साल से कम उम्र की पत्नियों पर लागू होता है। 18 साल से ऊपर की विवाहित महिलाओं के लिए वो कानूनी छूट अभी भी बरकरार है। और इसी पर बहस चल रही है। जी हाँ, इसी पर देश में जोरदार बहस चल रही है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए या नहीं। क्यों शादी के रिश्ते में महिला की शारीरिक स्वायत्तता को कम माना जाए? बिल्कुल। और कई स्टडीज भी बताती हैं कि घर में हिंसा झेलने वाली बहुत सी महिलाएं ये मानती हैं कि उनके पति जबरदस्ती करते हैं, पर वो इसकी शिकायत नहीं करती। बिल्कुल, ये एक छुपी हुई सच्चाई है। इसके पीछे कई कारण हैं। समाज में बदनामी का डर, कई लोगों का इसे शादी का सामान्य हिस्सा मान लेना, और सबसे बड़ी बात, कानूनी सुरक्षा का न होना। हाँ, जब कानूनी इजाजत देता है एक तरह से। एग्जैक्टली। जब कानून ही इसे अपराध नहीं मानता, तो महिलाएं शिकायत कहाँ करेंगी? अक्सर ये यौन हिंसा घर की दूसरी हिंसाओं, मारपीट, गाली गलौच, पैसों पर कंट्रोल के साथ जुड़ी होती है। आपको याद होगा, दिल्ली गैंगरेप निर्भया कांड के बाद बनी जस्टिस वर्मा कमेटी। हाँ, जस्टिस वर्मा कमेटी। और फिर पामा राजपूत कमेटी। दोनों ने सिफारिश की थी कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाया जाए। हाँ, की थी। लेकिन बीएनएस में ये बदलाव नहीं किया गया। ये दिखाता है कि कानून बनाने में सामाजिक सोच और शायद पितृसत्ता का कितना दबाव रहता है। हमने सहमति की उम्र और वैवाहिक बलात्कार की बात की। इन कानूनों का समाज के दूसरे पहलुओं जैसे जाति और धर्म के ढांचे पर क्या असर दिखता है, खासकर जब युवा अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं? देखिए, भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है। ये अक्सर दो परिवारों, जातियों और कभी-कभी धर्मों के बीच का मामला बन जाती है। हाँ, ये तो है। आज भी अंतर जातीय या अंतर धार्मिक शादियों का बहुत विरोध होता है, खासकर अगर लड़की ऊंची जाति की हो और लड़का दलित हो।
या लड़की हिंदू हो और लड़का मुस्लिम, इसे लेकर तनाव बहुत होता है। और यहीं पर ये कानून सहमति की उम्र वाले पॉक्सो या शादी की उम्र वाले बाल विवाह निषेध अधिनियम PCMA 2006 एक हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं। हथियार की तरह कैसे? देखिए, भले ही बाल विवाह कानूनन जुर्म है, NFHS 4 के आंकड़े बताते हैं कि 20 से 24 साल की 27% औरतों की शादी 18 से पहले हो गई थी। हाँ, होते तो है बाल विवाह। लेकिन कई बार जब किशोर किशोरी अपनी मर्जी से भागकर शादी करते हैं, खासकर अलग जाति या धर्म में, तो लड़की के घर वाले लड़के पर पॉक्सो या बलात्कार का केस कर देते हैं। अच्छा, ये कह के कि बेटी नाबालिग थे। हाँ, कि उनकी बेटी नाबालिग थी और उसकी सहमति मान्य नहीं है, उसे बहला फुसला कर ले जाया गया। इस तरह जो कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बना था, वो युवाओं की मर्जी और पसंद को दबाने का जरिया बन जाता है, परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर। और इसी से ऑनर किलिंग जैसी भयानक चीजें भी जुड़ी हैं? दुर्भाग्य से हाँ। अनुमान है कि भारत में हर साल करीब 1000 युवाओं को इज्जत के नाम पर मार दिया जाता है। 1000? जी, अनुमान है ये, और इनमें 80% लड़कियां होती हैं। बाप रे! ये तब होता है जब वो परिवार की मर्जी के खिलाफ, खासकर अपनी जाति या धर्म से बाहर शादी करते हैं या रिश्ता रखते हैं। ये दिखाता है कि कानूनी नियम अपनी जगह हैं, लेकिन समाज का कंट्रोल और पितृसत्तात्मक सोच कितनी गहरी है, जो इन कानूनों का इस्तेमाल भी अपने हिसाब से कर लेती है। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। इन कानूनी और सामाजिक जटिलताओं के बीच अक्सर यौन अपराधों के कारणों पर बहस होती है, और एक मुद्दा जो बार बार उठता है वो है पोर्नोग्राफी का प्रभाव। क्या हमारे स्रोत इस कनेक्शन पर कुछ रोशनी डालते हैं? हाँ, इस पर भी रिसर्च हुई है। हालांकि ये एक बहुत पेचीदा सवाल है, सीधा जवाब देना मुश्किल है। एक भारतीय स्टडी ने 1971 से 2008 तक के डेटा को देखा। उसने भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या, जिसे पॉर्न देखने वालों की संख्या का एक अंदाजा, एक प्रॉक्सी माना गया, और रिपोर्ट किए गए यौन अपराधों, खासकर बलात्कार की दरों के बीच कोई रिश्ता है या नहीं, ये जानने की कोशिश की। अच्छा, तो क्या मिला? शुरुआती विश्लेषण में तो ऐसा लगा कि जैसे जैसे इंटरनेट यूजर्स बढ़े, वैसे वैसे रिपोर्टेड यौन अपराध भी बढ़े। एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इस विश्लेषण में जनसंख्या बढ़ने के असर को भी शामिल किया और उसे कंट्रोल किया, मतलब सिर्फ इंटरनेट के असर को देखने की कोशिश की, तो इंटरनेट यूजर्स और यौन अपराधों के बीच का वो रिश्ता स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं रहा। मतलब वो रिश्ता उतना मजबूत नहीं निकला? हाँ, जब दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया तो वो सीधा कनेक्शन नहीं दिखा। तो ये कहना कि सिर्फ इंटरनेट या पोर्नोग्राफी बढ़ने से यौन अपराध बढ़ रहे हैं, शायद जल्दबाजी होगी। ये इतना सीधा कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल। इस मुद्दे पर दुनिया भर में रिसर्च बंटी हुई है। कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि यौन अपराधी अक्सर पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ देशों के अनुभव ये भी दिखाते हैं कि जहां पोर्नोग्राफी आसानी से उपलब्ध हुई, वहां हमेशा बलात्कार की दरें बढ़ी ही नहीं, बल्कि कुछ जगह कम भी हुई। अच्छा, कम भी हुई? हाँ, ऐसे भी उदाहरण हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि पोर्नोग्राफी सीधे तौर पर अपराध का कारण है। यौन अपराधों के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असमानता, मर्दानगी की गलत धारणाएं, कानूनों का ठीक से लागू न होना, शराब और नशे का असर। लिस्ट लंबी है। हाँ, बात तो सही है। सिर्फ पोर्नोग्राफी को दोष देना शायद पूरी तस्वीर को देखने से इनकार करना है। ये एक फैक्टर हो सकता है, पर शायद एकमात्र या सबसे बड़ा फैक्टर नहीं। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि भारतीय न्याय संहिता BNS ने IPC की जगह लेकर आपराधिक कानूनों में कई बड़े बदलाव किए हैं। जी, काफी अहम बदलाव। संगठित अपराध, आतंकवाद, झपटमारी, झूठे वादे पर यौन संबंध जैसे नए अपराध जोड़े गए। राजद्रोह, व्यभिचार जैसे कुछ पुराने हटाए गए। हाँ, सजा और जुर्माने में बढ़ोतरी हुई है, और सामुदायिक सेवा जैसी नई सजा का विकल्प भी आया है। ये कानून को आधुनिक बनाने की एक कोशिश है। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि सहमति की उम्र और वैवाहिक बलात्कार जैसे मुद्दे कितने उलझे हुए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। कानून का इरादा सुरक्षा देना है, लेकिन 18 साल की सहमति की उम्र का सख्त नियम कभी-कभी किशोरों की आजादी और स्वास्थ्य तक उनकी पहुंच में रुकावट बन सकता है। वहीं वैवाहिक बलात्कार को कानूनी छूट मिलना अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जो महिलाओं के बराबरी के अधिकार पर चोट करता है। सही कहा। ये दिखाता है कि कानून बनाना एक बात है और उसे समाज की जटिलताओं के साथ संतुलित करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये बदलाव निश्चित तौर पर हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नया अध्याय शुरू करते हैं,
लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में उठता है, और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आएगा, क्या सिर्फ कानून बदल देने से समाज की वो गहरी जड़ें जमा चुकी सोच बदल सकती है? बहुत बड़ा सवाल है ये। व्यक्तिगत आज़ादी को लेकर हमारे व्यवहार को तय करती है। क्या बीएनएस के सख्त प्रावधान अपराध कम करेंगे, या हमें पुलिसिंग, अदालतों और समाज सुधार पर भी उतना ही ध्यान देना होगा? लगता है जवाब शायद बाद वाले में ज्यादा है। कानून जरूरी है, पर अकेला काफी नहीं। बिल्कुल। इन नए कानूनों का असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है, और इसका असर आने वाले सालों में ही पता चलेगा। जी, देखना होगा। इस गहरी और जरूरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।